हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन के टॉपिक में, वो है लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म की। तो लिंकेज का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, लिंक का मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना। तो जो जीन्स क्रोमोसोम्स से जुड़े हुए होते हैं, एक ही क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम से जो जीन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो अलग अलग जीन्सेस आपस में हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, कंबाइन करके और अपने ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज का मतलब ये है कि जीन्स एक ही क्रोमोसोम में जुड़े हुए हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में बिना किसी वेरिएशन के ऐसे ही पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ है कि दो जीन्स जो हैं वो आपस में रिकॉम्बिनेंट मतलब जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके वो अपने कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या हुई, अपोजिट चीज़ें हुई। लिंकेज मतलब सेम जीन्स एज इट इज़ सेम फॉलो कर रहे हैं, नहीं उनमें कोई भी किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ है कि दोनों जीन्स कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके अपने ट्रेस्ट और अपनी जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो लिंकेज जो है वो 0 है, और अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 है। ठीक है। तो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फाइन। अब हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी हुई थी, और ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, मॉर्गन हैं, उन्होंने किस तरीके से इन रिकॉम्बिनेंट और लिंकेज फैक्टर्स को जो है डिस्कवर किया था। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने पुराने वाले वीडियो में ये बताया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जी क्या कहती थी, सुटान एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutan united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it as the chromosomal theory of inheritance. जैसे मेंडल ने बताया था ना कि इनहेरिटेंस यानी कि जो कोई फैक्टर्स नाम की कोई चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन होती है, और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनमें कैरेक्टर्स शो होते हैं। ठीक। इसी तरीके से ये जो सुटान और बोवरी हैं, उन्होंने मेंडल्स के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स एक तरीके की पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज़म्स में, जो कि ये क्रोमोसोम जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं और उन फैक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। यानी उन्होंने ये कोशिश कर ली थी कि क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो मॉर्गन थे, उन्होंने जो है आगे की चीज़ें खोजी। उन्होंने ये खोजा कि किस तरीके से लिंकेज होती है, किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक। क्यों पहली जनरेशन में जो है सेम तरीके के फैक्टर्स आए, जबकि दूसरी उसमें जो है रिकॉम्बिनेंट तरीके के फैक्टर्स आए। ठीक। पहली जनरेशन में तो हमें सेम जो डोमिनेंट ट्रेट वाले थे ऑर्गेनिजम्स वही प्राप्त हुए थे। फिर वही डोमिनेंट ट्रेट्स वालों का जब हमने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया था तो हमको वेरिएशन देखने को मिले थे 3:1 में। ठीक है। फिर जब उनका हमने टेस्ट क्रॉस कराया था तो 9:3:3:1 के रेशियो में हमें देखने को मिले थे। राइट। तो इन्होंने जो है अब मॉर्गन की ने एक एक्सपेरिमेंट आगे की कैरी आउट किए। इसके लिए उन्होंने जो स्पेसिमेन सेलेक्ट किया था वो था ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर। अब ये आया है कि जैसे पीस के उन्होंने मेंडल ने पीस को सेलेक्ट किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर को सेलेक्ट किया था। अब व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट कि वाई दे हैव सेलेक्टेड द
ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। पहला तो ये है कि ये जो है सिंथेटिक मीडियम और लेबोरेटरी में आराम से ग्रो कर जाते हैं। दूसरा था दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमें अगर रिज़ल्ट पता करना है तो हम जल्दी जल्दी रिज़ल्ट पता कर सकते हैं। तीसरा जो इनकी सिंगल मेटिंग है वो बहुत सारे प्रोजेनी ऑफ फ्लाइज या बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस है, जो फीमेल्स फ्लाइज हैं वो बड़ी हैं और जो मेल्स फ्लाइज हैं वो छोटे हैं। ठीक है, और इनमें किसी बहुत सारे आपको हेरिडिटी के वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द लो पावर माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो दीज आर द सम रीजंस दैट मॉर्गन हैज सेलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन पे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वाज सेक्स लिंक्ड। अब आपको अगर याद हो तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या था? व्हेन द क्रॉसेस अकर बिटवीन द टू अपोजिट सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज मेल एंड फीमेल with their two characters, considering their two characters is called the dihybrid cross। जब हम जो है दो स्पीशीज, एक ही स्पीशीज़ के दो मेल फीमेल को आपस में क्रॉस करवाते हैं और उनमें उनके दो कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं एक साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस। फाइन। For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed female to the brown-bodied red-eyed males and intercrossed their F1 progeny। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने दो तरीके के फ्लाइज लिए। पहली जो फ्लाइज थी वो येलो कलर की थी, येलो कलर की उनकी बॉडी थी और उनकी आंखें जो थी वो वाइट कलर की थी, वो फीमेल्स थी। जबकि जो उन्होंने मेल सेलेक्ट किए, मेल जो है वो ब्राउन कलर की उनकी बॉडी थी और आइज़ जो थी उनकी रेड कलर की थी। ठीक, और उन्होंने उनको इंटरक्रॉस कराया। ठीक है, फिर इनकी जो F1 प्रोजेनी थी यानी कि एक जैसी मिली, तो उसमें जो फीचर्स जो मिले उनको उन्होंने फिर से दोबारा इंटरक्रॉस कराया और उन्होंने देखा कि द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio। उन्होंने देखा कि जो दो जीन्स थे उनमें से वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए, अलग अलग नहीं हो पाए एक दूसरे से, और जो F2 का रेशियो उन्होंने देखा वो था 9:3:3:1, यानी कि जो आपस में उन्होंने कंबाइन नहीं किया, जो दोनों जो लिंक्ड थी जीन थे उन्होंने आपस में कंबाइन नहीं किया और वो एज इट इज़ जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो गए विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ वेरिएशन और डेविएशन। ठीक है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम एंड सॉ क्विकली दैट देयर आर टू जीन्स इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने को पता था कि जो जीन जो है वो X क्रोमोसोम्स के साथ लोकेटेड थे और उन्होंने देखा कि जो दो जीन्स जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस में वही दो जीन जो डाईहाइब्रिड जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि वही सेम जीन जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। जो प्रोपोर्शन मिला उनको पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा हायर था जब जो कि नॉन पेरेंटल टाइप के कंपैरिजन में। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। तो मॉर्गन ने इस चीज़ को देखा कि जो जीन्स थे वो एज इट इज़ क्योंकि दोनों पास ऑन हो गए थे तो उन्होंने इन दो जीन्स को क्या टर्म दिया? लिंकेज। ठीक है, और ये कहा कि ये लोग फिजिकली जो है ये जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर
प्रेजेंट है और वो अलग नहीं हुए, दे एज इट इज़ दे आर पासिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन. And the term recombination to describe the generation of the non-parental gene combination. और जिनमें नॉन पेरेंटल जो अपने पेरेंट्स के साथ मेल नहीं खा रही थी उनको क्या टर्म दिया, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि उनमें दोनों जीन्स कंबाइन होके गए थे. ठीक. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाइंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन. मॉर्गन और उसके ग्रुप में देखा कि इवन जो जीन्स थे उनको ग्रुप कर दिया गया था, ग्रुप थे उनके, तब भी सेम क्रोमोसोम पे, तब भी ये जो जीन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंक्ड थे और उन्होंने बहुत ही मतलब लो रिकॉम्बिनेशन शो किया. वाइल अदर वॉज लूजली लिंक्ड, कुछ जो थे लूजली लिंक्ड थे. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येलो वर very tightly linked and showed only 1.3% recombination. उन्होंने देखा कि जो जीन जो है वाइट और येलो वाला जो जीन था वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंक थे और उन्होंने 1.3% रिकॉम्बिनेशन ही शो किया, जबकि वाइट और मिनिएचर विंग वाले जो थे उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो किया. हिज स्टूडेंट Alfred Stewart used the frequency of the recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between the gene and mapped their position on the chromosome. जो उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूवर्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को देखा जीन्स पेयर्स की सेम क्रोमोसोम पे और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो है नापा. मैप्ड का मतलब होता है नापा. और Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of human genomic sequencing project. देखिए, एक उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनकी जो जीन्स के सीक्वेंस थे उन्होंने होल जीनोम के वो उसको जो है डिस्कवर किया, न देखा, और इस तरीके से जैसे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में किया गया था. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है. ठीक है. अभी तक के लिए उन्होंने यही बताया कि आप देख सकते हो कि क्रॉस ए है, उसमें येलो वाइट कलर के और दूसरा वाइल्ड टाइप का है. फिर जो F1 जनरेशन हुई उसमें वाइल्ड टाइप और येलो टाइप का आप देख सकते हो कि जीन्स जो है किस तरीके से आए. फिर पेरेंटल जो है वो टाइप देयर इज सम प्रॉब्लम, आई एम शोइंग यू विद द अदर पिक्चर्स. ओके. Okay, now let's understand with this notes. First, linkage and recombination are the phenomena that describe the inheritance of gene. लिंकेज और जो रिकॉम्बिनेशन है वो एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें इनहेरिटेंस यानी कि जीन्स जो है वो इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बारे में बताता है. A linkage is a phenomena where two or more linked genes are always inherited together in the same combination for more than 2 generations. जो लिंकेज है वो एक तरीके का फेनोमेना ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा जो जीन्स होते हैं वो एक साथ जो है सेम कॉम्बिनेशन में एक साथ जो है 2 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं. ठीक है. द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट क्रॉस प्रोजीनी इज़ ऑलवेज लोअर देन द 50%. इनकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है टेस्ट क्रॉस में वो हमेशा 50% से कम होती है. देयरफॉर इफ़ एनी 2 जीन्स आर कम्प्लीटली लिंक्ड देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलमोस्ट 0%. तो अगर 2 जीन जो है कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो इनकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 0% होगी. The phenomena of the linkage was studied by the scientist T.H. Morgan. He has conducted his experiment on the fruit fly or the Drosophila melanogaster. Okay.
फिर से मैं बता देती हूँ। मॉर्गन जो है एक्सपेरिमेंट किया एंड ही कंडक्टेड पैरेंटल फिनोटाइप में आप देख सकते हो वाइट टाइप आइज, मिनिएचर विंग्स थे, वाइल्ड टाइप फीमेल थी। जो F1 फिनोटाइप आया उसमें सब जो है रेड आई आए थे। फिर जब F2 की जनरेशन करी तो उसमें जो है पेरेंटल फिनोटाइप जो है उसकी जो कैपेसिटी वो 1541 थी, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट वाले आए थे वो थे 900। तो इस तरीके से उन्होंने परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाला। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों पिक किया था, उसका आंसर ये है कि वो वाइट टाइप मेल थे। ड्रोसोफिला इंस्टेड ऑफ रेगुलर रेड आइज, उनका जो साइज़ था वो स्मॉल था, शॉर्ट लाइफ स्पेन था और इनका हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन था। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्योर ब्रेड वाइट आई मेल को प्योर ब्रेड रेड आई फीमेल के साथ में क्रॉस कराया और एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ जो F1 प्रोजेनी थी उसमें सब जो भी आए रिज़ल्ट आया वो रेड आइज फ्लाइज आए। फिर जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया गया तो जो वाइट आइड प्रोजेनी थी वो रेशियो में मिली 3:1 के। लेकिन उसने ये नोटिस किया कि वाइट आइड फीमेल कोई F2 जनरेशन में कोई वाइट आइड फीमेल नहीं मिली। वाइट आई मेल तो मिले पर वाइट आई फीमेल नहीं मिली। तो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने फिर से जो है एक क्रॉस करवाया हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल का वाइट आई मेल के साथ में, और जो रेशियो आया वो था 1:1:1:1, जिसमें 1 वाइट आई फीमेल मिली, 1 रेड आई फीमेल मिली, 1 वाइट आई मेल मिला, 1 रेड आई मेल मिला। इससे मॉर्गन को ये पता चला कि एक लिंकेज नाम की भी मतलब कोई चीज़ होती है, ट्रेड्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में। और इन्होंने बहुत सारे और क्रॉसेस करवाए और ये बाद में पता चला कि जो एक्स क्रोमोसोम था उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही आई कलर का जो जीन था वो प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जो आइज के कलर थे उनमें चेंजेस या जो भी चीज़ वो जो मतलब कलर था वो एज इट इज़ 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन में पास ऑन हो रहा था। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ लिंकेज देख लेते हैं। तो लिंकेज जो होती है बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है? व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स अपीयर्स टुगेदर इन मोर देन 2 जनरेशन इन अ रेगुलर मैनर इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। जब भी जो कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 जनरेशन तक उसी रेगुलर मैनर पे दिखता रहे, एज इट इज़ पास ऑन होता रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, ड्यू टू दिस कंप्लीट लिंकेज ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, इस कंप्लीट लिंकेज की वजह से केवल 2 तरीके की गैमेट्स ही जो है वो फॉर्म होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? व्हेन देयर इज़ एन इनकम्प्लीट लिंकेज न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड इन द प्रोजेनी ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज यानी रिकॉम्बिनेशन होता है तो न्यू जीन कॉम्बिनेशन के जो फॉर्म होते हैं प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग में, दिस अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चेज़्मा और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लिंक्ड जीन। ये क्यों होता है? जो 2 तरीके के जीन्स होते हैं वो आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं, क्रॉस ओवर हो जाते हैं और उनके क्रोमोसोम्स, इस वजह से न्यू ट्रेड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस वी कॉल्ड द इनकम्प्लीट लिंकेज और द रिकॉम्बिनेशन। तो आई होप कि आपको आज थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप लोग फिर से स्टडी करिएगा। मैं आपको एक चार्ट दे दूँगी इसका मॉर्गन वाला, तो दिस विल हेल्प यू, दिस चार्ट विल हेल्प यू इन दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, चलो ठीक है, ओके, टेक केयर।